खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। पहले कुछ खबरें और फिर अपने मेहमानों का तारुफ। बुशरा बीबी क्या अब सियासत में इन हो चुकी हैं, वो सियासत करेंगी? पीटीआई पर पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है क्या? पीटीआई और उधर दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है हमारी स्ट्रगल ऑन गोइंग है, वो नई डेट देने वाले हैं। वो क्या मामला है? बैरूनी दबाव भी क्या पीटीआई को जो आ रहा है, बात हमने सुनी, एक जो एक मुमकिन बन सकते हैं उसके ट्रंप के एडवाइज़र, और क्या हमें ये अलाउ करना चाहिए कि बाहर के लोग हमारी सियासत में मुदाखलत करें? और क्या माजी में भी ऐसा होता रहा? और एहतजाज मैशत को कहाँ लेके जाएगा? नाज़रीन, ये तो हमारी खबरें हैं, मगर आज मैं थोड़ा सा आप बीट आता हूँ और मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त भी मांगी। मेरे मेहमान हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ तजिया निगार हैं। इमरान शफकत साहब मुमताज़ तजिया निगार हैं। और मेरे दोस्त अजमल जामी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। बेग साहब, आज मैं थोड़ा सा ऑफ बीट चलना चाहता हूँ इन मौज़ूआत से हट के। एक पिटीशन लगी हुई थी 13 साल पहले 183(4) के तहत। FIA को हुक्म दिया गया था कि ज़रा पता करें कि बैरून मुल्क किस किस के असासे हैं। 13 साल तक वो पेंडिंग है। हम लड़ रहे हैं माशाल्लाह, एंटी PTI, प्रो PTI, और जो लाशें गिरे दोनों तरफ से, हम दोनों के लिए दुखी हैं। थोड़ा सेटिंग साइड फॉर अ वाइल, उस पर बात करेंगे। बारीक वारदात नीचे चलती रहती है, ऊपर हमें आरे लगाए रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया। क्या मुझे कोई बताएगा $11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में किसने खरीदी? और लोगों का 200 बिलियन का जो माल बाहर पड़ा है, और मैं $3 बिलियन के लिए खजल हो रहा हूँ इस मुल्क का शहरी। थोड़ा सी इस पे बात और फिर आगे बढ़ते हैं। मोहसिन बेग साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली मेरे नॉलेज में इस पिटीशन का अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं जो बहुत टेक्निकल है। हवा में कह देना कि जी इतने लोगों की इतनी प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है, और ये शुरू में कुछ जगह से ये आवाज़ें आनी शुरू हुई, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को प्रूफ करना कि बाहर किस मुल्क में है और कैसे खरीदी गई और वो उसके सोर्सेज क्या थे या मनी ट्रेल क्या थी, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और हवा में बात करना, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो जो आपकी सीक्रेसी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये इतना आसान नहीं है कि आप दिन में अरबों की प्रॉपर्टी लोगों की निकाल लें। और ऐसा भी नहीं है कि सारे, अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने बिल्कुल गलत राय से ली हो। इसमें कोई शक नहीं है, जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कोई ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस या कोई ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने कोई किकबैक्स या रिश्वत ली हो, तो ऐसी सूरत में आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पे इतनी लेयर्स हैं उस चीज को प्रोटेक्ट करने की, कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है अनटिल यू पॉइंट आउट कि जी ये बंदा है, ये प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करें। अगर वो बैंक के अंदर वो प्लज है तो नेचुरली वो सरफेस पे नहीं आएगी। अगर वो किसी ऑफशोर कंपनी के नाम पे है तो नेचुरली वो सरफेस पे नहीं आएगी, उसके पीछे जाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि मैं FIA को भी इतना कोई कसूरवार नहीं समझूंगा, क्योंकि ओवरसीज उनकी जुरिस्डिक्शन ऐसी नहीं है कि वो खुद जाके प्रूव कर सके। बड़ी सही बात की आपने, और जाहिर है हमें प्रूव भी करना चाहिए। मगर इमरान शफकत साहब, मेरा एक सवाल है कि डाइवो के चीफ ने 5 साल जेल काटी अपने मुल्क में, कोरिया में, कि उसने 2 ठेके, एक लीबिया और पाकिस्तान का जो ठेका लिया उसने रिश्वत दे के लिया था, और प्रूव हुआ, और उसने 5 साल की जेल काटी। और ये खबर किसने ब्रेक की? शमशाद अहमद, हमारे जो कि दाखिल रहे, अपना सेक्रेटरी खारजा रहे। ये तो तयशुदा है, सेक्रेटरी खारजा रहे। वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनाब उस बंदे ने 5 साल जेल काटी है वहां पे। बट वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी इवन डोंट ब्रिंग इट ऑन द मीडिया। इमरान शफकत, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, बात यह है कि शमशाद साहब से पूछना चाहिए, बल्कि शमशाद साहब से क्या पूछना है कि गवर्नमेंट को ज़रा इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि इस तरह का कोई वाक़या कोरिया में हुआ भी है कि नहीं। क्योंकि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही कि एक मुल्क जिसका लेना देना कुछ नहीं, ज़र मुबादला तो उस मुल्क में गया, और उसने बाहर लीबिया में किस तरह ठेका लिया, पाकिस्तान में किस तरह ठेका लिया। ये मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की हुई है, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी बात हज़म नहीं हो रही। शमशाद साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी बड़ी, जिस तरह हवाई बातें उनके जो है खाते में बहुत सी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। जिस तरह
बेग साहब ने बात की थी, इन चीज़ों को ज़रा प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिकली तो हमें अपना हाउस से डिनर ऑर्डर करना चाहिए, बजाय इसके कि जो माजी के वाक़यात हो चुके हैं वो उस तरह के वाक़यात है कि दुनिया के ये जो ममालिक आपने नाम लिए हैं ना, जैसे दुबई है, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर स्विस बैंक्स वो काम ही यही करते हैं, तो उनकी इकॉनमीज़ इसी तरह के काले धन के ऊपर खड़ी हैं, जो मतलब वो टैक्स एविजन करके या किसी तरीके के भी पैसा लेके जाते हैं। तो उन्होंने कवानीन बड़े सख्त बनाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चले मैं आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं आपसे अब मैं ऑफ बीट से हटता हूँ। वैसे इट टेक्स ओनली वन टेलीफोन कॉल टू कोरियन एम्बेसी, और से हम कह सकते हैं कि यार हमें ये जो केस है, और शमशाद साहब जो हैं वो एक ग्रेड 22 के यहाँ पे जो है वो, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बात, और मैं बेग साहब से 100% करता हूँ कि बहुत सी बातें एक खलाई भी होती हैं, मगर यार ये बातें हम वेरीफाई तो कर सकते हैं ना। मगर मैं आता हूँ जामी साहब अब आते हैं ज़रा उस रन डाउन पे जो आज रन डाउन मुझे दिया गया, वो ये कि ये काउंटर क्लेम्स और क्लेम्स आ रहे हैं, लाशें इधर गिरे या उधर गिरे, हमारे बच्चे ही मरे, इधर भी जो वर्दी में थे वो और जो दूसरे थे वो भी। आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई कह रही है कि हमारा इतना लॉस हुआ है, आर दे एग्जेजरेटिंग इट जामी साहब? ऐसा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस बात का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपने दावों की तस्दीक के साथ कवायफ लेके सामने आए। यानी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट या जिस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही हैं उन पे रिलाई करने की बजाय और जज्बात हारने की बजाय बिन फार बेटर कि अगर उनकी क़यादत हमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जनाजों पे दिखाई दे। और साथ ये कितना मुश्किल काम है, आप सब पाकिस्तान की सियासी तारीख को मुझसे बेहतर समझते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को भी, ये कितना मुश्किल काम है कि अगर बिलफर्ज करक के मुकाम पर वहाँ से ताल्लुक रखने वाले कुछ कारकुनान जहाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनका बायोडाटा हासिल करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तो कवायफ लेके, नाम पता तस्वीर लेके अगर वो बाकायदा एक फहरिस्त जारी करें तो उनके क्लेम्स में दम होगा। अदरवाइज फलां अखबार ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, फलां इंटरनेशनल वेबसाइट ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, जो कि नॉट साइटिंग द ऑब्वियस सोर्स, उसके ऊपर अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जितनी भी इसको हाइप दी गई है या जितना भी इसको डिस्कस किया गया उसमें भी नंबर जो है वो पीटीआई का सर्कुलेटेड नंबर से बहुत कम है। तो ये पीटीआई की क़यादत के लिए, दस्तयाब क़यादत के लिए सवाल है कि साहब आप कवायफ, नाम, पता, जगह, तस्वीर, हुलिया क्यों नहीं शाया करते? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जितने भी जलसे जुलूस होते थे, कोई शख्स जख्मी भी हो जाता था तो वो पार्टी, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUFA हो, JI हो, इट इज मोर देन ईजियर फॉर दीज पार्टीज टू कम अप विद द डेटा टू प्रूव कि ये वो बंदा है, इसका ताल्लुक फलां जगह से है जिसके साथ ये हादसा पेश आया। तो अगर इतना बड़ा नंबर है तो वो मुश्किल क्यों है? और फिर अगर ऐसे ही हुआ है तो एक दो जनाजों के अलावा मैंने पीटीआई की क़यादत को केपी में किसी जनाजे की तस्वीर या किसी जनाजे के साथ खड़ा भी नहीं देखा। तो इसलिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट दिस ऑल कि लीडरशिप कहाँ है और वो क्यों नहीं कंक्रीट एविडेंस के साथ बात कर रही। अच्छा, लीडरशिप तो हमें उस वक्त भी भागती नजर आई थी और कुछ वर्करों ने भी कहा था। बेग साहब, देखा हमने कि खान साहब, अब क्या आप समझते हैं कि मोहतरमा जो इस सियासत में अब अमली तौर पर इन हो चुकी हैं, मैडम जो अहलिया जो हमारी खातून अव्वल पहले भी रही हैं, तो अब आप ये समझते हैं कि खान साहब किसी पे यकीन नहीं रखते सिवाय अपनी फैमिली के या अपनी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हमशीरगान भी हैं, उनके दरमियान भी कोई शायद मामलात ऐसे हैं। तो अब क्या खान साहब जो सियासत इस मुल्क में करेंगे और जो कर भी रहे हैं वो अब मोहतरमा के ज़रिए होगी, बुशरा साहिबा से? और आप क्या देखते हैं कि ये जो एक जगह पे जकड़बंद बना हुआ है सियासी, ये कहीं टूटता नज़र आता है, ये आगे रास्ता नज़र आता है बेग साहब? देखिए जी, वो तो उनका इंटरनल मसला है कि खान साहब किसको बाग दौड़ संभालने की लिए कहते हैं। लेकिन एक बात मैं काजी साहब आपको बताऊं कि उन्होंने ये जो 2 दिन में अपने डिसीजंस किए मोहतरमा ने, वो तो मेरा समझता हूं कि पार्टी को खासा डैमेज भी किया और लोग बड़े मुतनफ़र भी हुए जो पार्टी के अंदर हैं। जो इस पार्टी के कुछ लोग पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो समझ बूझ रखते हैं पॉलिटिकली, अगर ये संजानी में जो ऐसे कहा गया था उसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी डिले कर दी,
ये इनको पहले ही जगह अलॉट कर देनी चाहिए थी और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनका भी पीटीआई का और इमरान खान साहब का भी ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो बात करके मुकर जाते हैं अगर कोई वादा किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको जगह अलॉट की थी, लेकिन ये डी.चौ तक पहुंच गए। लेकिन क्योंकि अताब बंदियाल साहब थे तो उन्होंने कहा शायद मैसेज मेरा या सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली मिला नहीं। अब मोहतरमा ने बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा कि नहीं हमने डी.चौ जाना है, और बाकी क़यादत की तो आपको पता ही कोई वैल्यू नहीं रही और ना पहले थी, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा वो अल्टीमेटली खान साहब का होगा। और उसके बाद बुशरा बीबी ने तो सारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। तो उससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई और खासी डैमेज हुई जो कल एपिसोड हुआ और परसों। तो ऐसी सूरत में अगर वो भाग दौड़ उसके हाथ में आ भी जाए तो कोई भी ज़ी शऊर आदमी उनकी कमांड के अंदर पार्टी के साथ रह के ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आपने देखा एक रिज़ाइन आया, उसकी वजूहत क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो डायरेक्ट ऑर्डर है मेरा कि जी उधर ही जाना है। तो उससे अगर ये आज भी संजानी में बैठे होते तो इनका शो चल रहा होता और नेचुरली जैसे आप और कम से कम ये लाशें तो ना गिरती ना बेग साहब, ये नहीं जो सबसे तकलीफ दे बात है। देखें लाशों का जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। मैं यहीं पे हूँ और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल क्लेम जो वो कर रहे हैं ये झूठ है, ऐसा नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के भी 5-6 लोग की शहादत हुई, इधर से भी 2-3 लोगों की शहादत हुई जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। जो जख्मी है उनका तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन ये क्लेम करना कि जी 300 या 200 लोग, देखें ये बहुत मेरे ख्याल उन्हें वेरीफाई करना चाहिए। जिस तरह जामी साहब फरमा रहे हैं कि भाई ऐसी बात है तो आप लेके आए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा इमरान शफकत साहब, नंबर बहुत ज्यादा जी नंबर इमरान शफकत साहब, मुश्किल वक्त मुस्लिम लीग नून पे भी देखा हमने, पीपल्स पार्टी भी देखा हमने, आजकल पीटीआई पर भी है, मगर वो भी दोनों हकीकतें आज हमारी सियासत में मौजूद हैं और फॉर द टाइम बीइंग ये पीटीआई भी एक सियासी हकीकत के तौर पर आज हमारे यहाँ मौजूद है। यह उसकी कबूलियत होती है नहीं होती है, मगर देख कभी कबूलियत कभी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, कभी मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। इट्स अ रियलिटी एंड वी आर इन अ वेरी वेरी डायर इकोनॉमिक स्ट्रेट्स, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं कि एक शदीद माशी बहरान पर हम खड़े हैं और ऊपर सियासी एक लड़ाई। क्या कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर सकती है और कैसे कर सकती है? इमरान शफकत साहब, अगर आपकी दानिश से एक सवाल है। मेरी दानिश से आपने सवाल किया है तो अब मुझे तो आपके ऊपर तरस आ रहा है। मेरी दानिश के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं तो नहीं काजी साहब, बात ये है कि बहुत मोहतरम और बहुत गुजारिश सर, जज़ाकल्लाह सर, गुजारिश ये है कि सियासी हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें ये आपके और मेरे समझने वाली बात है, हम इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को और इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी को और ख़ुद को क्या सियासी हकीकत तस्लीम करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अहम बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या समझते हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई प्रेशर या कोई टैक्टिकल टूल समझते हैं, कोई प्रेशर ग्रुप समझते हैं, क्या समझते हैं वो? मेरा ख्याल है कि वो अगर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते होते, खुद तो वो अपने आप को सियासी कायद या सियासतदान खुद कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ चल चलाऊ वाला माल समझा हुआ है। एक सियासी जमात अभी तक उसका कोई स्ट्रक्चर आप यानी इब्तला का दौर है और स्ट्रक्चर उनका आपको ज़िले के ऊपर यूनियन के ऊपर कहीं पर मिलेगा नहीं। पार्टी जो है वो इतनी इंतशार का शिकार है कि जो आपके लीड करने वाले लोग थे वो आपस में गुत्थम गुत्था थे। अली मीन गंडापुर साहब हों, बाकी क़यादत हो, वो आप देख लें कि दाल जूतों में बट रही है। बात यह है कि सियासी जमात उसी वक्त सियासी जमात के तौर के ऊपर चल सकती है जब वो कोई सियासी किरदार अदा करे। ये रियासत के ऊपर हमला करना, एक महाजराई की सियासत करना, हालात को समझना ना,
9 मई जैसे वाक़यात करने, फिर उसके ऊपर इतराना भी, और फिर उसके मुतरादफ या उसी लेवल के, उसी जो कह लें कि उसी वेलोसिटी के जो है वो आप हमले करने शुरू कर दें, तो फिर तो यही अंजाम होने होते हैं जो आपके सामने हो रहा है। जो मनाजर पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखे हैं, जो ऑप्टिक्स होते हैं, देखें कि जो 2011 में जो जलसा हुआ था 30 अक्टूबर का, वो जलसा जैसे भी हुआ था, जिस तरह भी मैनेज किया था जनरल शुजा पाशा साहब ने, पाकिस्तान की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो हो गया। लेकिन वो मनाजर वो थे कि वहाँ से इसका राइज शुरू हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो मनाजर आपने कल देखे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाउनफॉल की इब्तदा है। और अब अपोजिशन ये है कि 3313 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी और उसकी पार्टी के लोग भी सोचेंगे इस तरह की कोई मुहिम जोई करने से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत फैसलों की वजह से, और मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है बतौर एक पाकिस्तानी कि एक अच्छी खासी बनी बनाई सियासी जमात जो है वो मैं अगर कहूँ मेल्ट डाउन की तरफ जा रही है। तो ये अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं और मेरे दो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बात की, जामी साहब, बेग साहब ने भी कहा कि रॉन्ग डिसीजंस, और इमरान शफकत साहब भी कह रहे हैं कि रॉन्ग डिसीजंस। ये बिल्कुल एक बड़ा महकम नुक्ता नज़र हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि क्या एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इसको डील कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है डिस्पाइट ऑल इट्स रॉन्ग डिसीजंस, और क्या ये वाकई मेल्ट डाउन की तरफ जा रही है और बिखर रही है इस वाक़े के बाद, या मजीद जुड़ रही है? आप कैसे देखते हैं जामी साहब? पीटीआई विदाउट एनी डाउट टू माय अंडरस्टैंडिंग इज अ बिग पॉलिटिकल रियलिटी। इस रियलिटी को तो आप निगेट नहीं कर सकते। उसका एविडेंस हालिया इलेक्शंस में उन लोगों का मुंतखब होना भी है जो बगैर किसी सिंबल के और विदाउट एनी पॉलिटिकल कैरियर जो मुंतखब हो गया। पंजाब असेंबली का डेटा निकाल कर देख लेना, उसमें से जो पीटीआई के लोग आए हैं उनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं दोज हैव नेवर बीन देयर पार्ट ऑफ द पंजाब असेंबली। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि इट इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। अब मसला जो हालिया वाक़यात के तनाजुर में आप डिस्कस कर रहे हैं या दीगर हमारे सीनियर्स डिस्कस कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक तल्ख पहलू है। रीजन इज कि मेरी अंडरस्टैंडिंग या मालूमात तो यही है कि इट वाज ऑल सेट कि हम संगजानी में बैठेंगे और वहाँ 2-4 दिन धरना देंगे, और मीन वाइल बेलारूसियन जो डेलीगेशन है वो जा चुका होगा, और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो देन वी विल मार्च टुवर्ड्स दी जॉब। बट हु डिफाइड दीज ऑर्डर्स? किसने जो कोर आप इस बात को मानते हैं कि खान साहब मान गए थे कि यार हम यहाँ बैठते हैं, और नीचे जो सेकंड टियर है उन्होंने ये सारी खेल किया? डू यू बाय दिस? आप शौकत यूसुफ जई का बयान सुन लें, आप सलमान अकरम राजा का जो मुस्ताफी होना है, जो जाती वजूहात साइड कर रहे हैं अपेरेंटली, वो देख लें। हामिद रजा का इस्तीफा का वायदा भी आ चुका हुआ है, वो उनके आपको पता है कोर कमेटी का हिस्सा भी थे। ही हैज आल्सो स्टेप डाउन। तो उसके बाद आप शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू सुन लें, जिस भी रहनुमा से बात कर लें, मेरी कुछ रहनुमाओं से बात भी हुई। ये उसका सबसे बड़ा इंपेरिकल एविडेंस ये है कि जब ये हलफ दिया गया कि हम बंदे लेके हर एमएनए एमपी आएगा, उसके बाद वो आया क्यों नहीं? वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि संजानी पर ऑल वाज सेटल्ड, वहां से आगे डी चौक मूव करना था अगर मुतालिबात ना माने गए। लेकिन फिर ये गंडापुर साहब और मोहतरमा जो है काबिल एहतराम, ये उनका डिसीजन था, और मोहतरमा जिस तरह से लीड कर रही थी, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही थी, जिस तरह से हलफ ले रही थी लोगों से, एट द एंड ऑफ द डे जब ये जो पीटीआई का रैली का एक हिस्सा डी चौक जब पहुंचा दोपहर के वक्त, So I was there being a journalist to see it. वहां वो बगैर किसी क़यादत के थे। अली अमीन और बुशरा बेगम was never near to डी चौक। दोपहर का वक्त था और वो मजमा कुछ हद तक वहां पहुंचा, उनको के जरिए पीछे कर दिया गया, क़यादत वहां नहीं थी। और जब इनको शाम के वक्त चारों तरफ से फोर्सेस ने कंटेन किया और ये ऑपरेशन लॉन्च किया, इनको मुंतशिर करना है, तो उसके बीच इनके साथ राब्ता भी हुआ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम के साथ के इनफ बेटर टू लीड। देन ये मुनाल से पीर सुहाबा और फिर वहां से हरीपुर और ये जाके मानसेरा पहुंचे, और आज मानसेरा से हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी बाय एंड लार्ज जो आप ये कह रहे हैं जामी साहब की द शो वाज समहाउ फॉर सम रीजन वाज मिसमैनेज। बेग साहब एक और बात, मिसमैनेज एंड इस शो को लीड करने की प्रैक्टिकल कोशिश की है मोहतरमा ने, जिसकी वजह से जो कोर कमेटी या बाकी जो दस्तयाब क़यादत है वो रिटेलिएट कर रही थी। ठीक हो गया, वो चाहते ना चाहते हुए मजबूर थी, उनके पास यही ऑप्शन था कि वो पीछे बैठ।
और अब यही वजह है कि सवाल से पूछे जा रहे हैं, भाई साहब सवाल उस क़यादत से पूछे जा रहे हैं जो जिम्मेदार नहीं। एक ब्रेक है, ये गुफ्तगू जारी है, हम इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारे इदारों का शुक्रिया अदा किया। उससे पहले हमारे इदारों की तरफ से भी आर्मी चीफ का बयान आया कि भाई इसको आप मैनेज करें, इसको यानी इसको अब ये कह रहे हैं पीएम साहब, और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों से कि अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। आप इन सख्त फैसलों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आपकी दानिश में ये कैसे क्या क्या हो सकता है पीटीआई के हवाले से? बेग साहब। पहले तो काजी साहब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि खान साहब ने डे 1 इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया। इन्होंने सिर्फ अपना एक फैन फॉलोइंग शो के तौर पर रखा कि सबकी लॉयल्टीज मेरे साथ होनी चाहिए, और कोई जैसे इमरान साहब कह रहे थे कि नीचे तक जो स्ट्रक्चर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं बनने दिया, और सारी रिपोर्टिंग इन्होंने कहा मुझे हो, और सारा जो स्ट्रक्चर है वो बाईपास होना चाहिए। अब जामी साहब फरमा रहे थे कि जी वो पंजाब असम्बली को देख लें या कौमी असम्बली को देख लें, वो लोग इलेक्ट हुए जिनका पीटीआई से दूर दूर का वास्ता नहीं है। वो अपॉर्चुनिस्ट थे, क्योंकि पीटीआई की जो पॉलिटिकल क़यादत थी वो दाएं बाएं बिखर गई, और कुछ अपॉर्चुनिस्ट ने टिकट जमा कराई। उनका पीटीआई से कोई लव लॉस्ट नहीं है, एक तो ये बात क्लियर कर ले। अब आ जाते हैं जो आपका सवाल है। देखिए, आपने 2-3 बार कैपिटल के ऊपर, दारुल हुकूमत के ऊपर पूरी प्रोविंस की मशीनरी लेके चढ़ाई की, और ये जो हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया में 47 स्टेट्स हैं, आपने सुना कि किसी प्रोविंस ने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी हो? ये चीज़ वंस फॉर ऑल ख़त्म होनी चाहिए। ये जो कल परसों शो डाउन हुआ, अगर फर्ज कर लें कि रियासत ये काम ना करती तो आज इस वक्त कैपिटल में आपको पता है कि वो कंटेनरों से बाहर आगे जो रेड जोन के गेट्स हैं वहां तक तो लोग पहुंचे हुए थे। तो मकसद ये है कि ये बेहंगम क्राउड था, कोई और क्राउड का जो मुतालबात थे वो भी क्लियर नहीं थे कि आप चाहते क्या हैं। मतलब आप चाहते हैं कि खान साहब को जेल से रिहा कर दिया जाए बिकॉज कि आप एक बहुत बड़ा जत्था लेके आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने जब भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई चीज मनवानी है वो टेबल पे होगी, गिव एंड टेक होगा, आपकी निगोशिएशंस होगी, डायलॉग होंगे। खान साहब और वो मोहतरमा जो है वो तो डायलॉग के ऊपर भी बिलीव ही नहीं करते। खान साहब ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग ओपन नहीं किए। वो महमूद अचिकजई साहब को रखा और बाद में वो उस बेचारे को भी फारग कर दिया, वो पता नहीं आजकल कहाँ है। तो नेगोशिएशन बुशरा बीबी से लोग नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोग हैं लोग उसी से बात करेंगे जो इलेक्टेड हैं, असेंबलियों में हैं, और वो असेंबलियों में आके उन्होंने हल्फ लेके बैठे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। तो आप उस हिस्से को इस्तेमाल करें, ना कि आप इस हिस्से को इस्तेमाल करें जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो ये समझती है कि मैं कंकर कर लूंगी और मैं कब्जा कर लूंगी और मैं अपने हस्बैंड को छुड़ा लूंगी। ये मुमकिन नहीं है। अगेन एंड अगेन यू शुड फॉलो अ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो आने वाले दिनों में अब ये हुकूमत सोच रही है कि अगर इन्होंने फिर दोबारा से कभी प्लान किया तो मेरा ख्याल में रियासत और रियासती अदारे इनको दोबारा चांस नहीं देंगे कि ये इस किस्म की हरकत करें और कैपिटल पे दोबारा चढ़ दौड़ें। ये काम मेरे ख्याल में हुकूमत। बेग साहब बिल्कुल आपने यानी, लेकिन मैं एक बात जो इमरान शफकत साहब बेग साहब ने तो बड़ी सराहत से और बड़ी वजाहत से चीज़। अब एक खबर ये आ रही है बुशरा बीबी, अभी मैं अनकन्फर्म खबर दे रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे आई है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा ये कन्फर्म्ड है कि सलमान अकरम साहब के इस्तीफ़े की भी बात यानी शुरू हो गई है। अब वो हैं कि वो हमें आके बताएं कि वाकई अच्छा साबित हामिद रजा तो आ गया, ये तो चल गया। जी जी, सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया है और हामिद रजा साहब भी मुस्ताफी हो चुके होंगे जब हम आपसे मुखातिब हैं। अच्छा, अब ये क्या तब्दीली आ रही है इमरान शफकत साहब? देखें,
ये बात जो अभी इमरान अपना की जामी साहब ने कि भाई उसके पीछे बंदे तो हैं, 4 हों 5 हों 10 हों, इस पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है। तो एक हवाले से इन्होंने ये कहा कि भाई वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है और उससे हैंडल करना है और डील करना है। वो कितने मिसमैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जत्था आ रहा है नहीं आ रहा। हमने अपने KPK को भी अपने दिल के इतना ही करीब रखना है जितना पंजाब है, और इस लड़ाइयों में हमने कभी इस नफरतों को आने नहीं देना, तसब को आने नहीं देना, जो इंटेग्रिटी है इस मुल्क की। अब आप क्या समझते हैं कि अब ऑल टुगेदर आपकी क्या सोच कहती है कि ये बिल्कुल अब ये पूरी जो टीयर लीडरशिप के टीयर है, सेकंड टीयर, इसको खान साहब बदलने जा रहे हैं और पर एतमाद नहीं करते? डू यू बाय दिस थियरी इमरान साहब? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो लोग हैं ये अपॉर्चुनिटी एक देख के आए थे। मतलब सलमान अकरम राजा साहब, मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ तो मुझे अंदाज़ा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, तो ये एक मौका था, वो आए और वो जनाब उनको मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जितना उन्होंने उठा सके उठाया। अब मामला ये है कि ये बड़े मामला फहम आदमी हैं। अब इनको पता है कि ये एक बहुत ब्लंडर हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ब्लंडर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की रियासत एक कह लेना कि थोड़ा सा झिझक रही थी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चाका, वो चाका ख़त्म हो गया। वो जो इमरान खान साहब पाकिस्तान की रियासत को इस बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं जनाब बार बार, आपको पता है कि हवाला देते थे शेख मुजीब का, बार बार हवाला देते थे कतर का, बार बार हवाला देते थे बंगाल की कौम का, बंगाली कौम का, और फिर उसको जोड़ते थे अपने साथ। वो बेसिकली धमकी थी, वो बेसिकली ब्लैकमेलिंग थी कि जी मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये अफगान तालिबान के साथ उनके मरासम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दफ्तर खुलवाने वाले, वो उनकी बातें करने वाले, वो ये कहने वाले कि अगर पाकिस्तान में हमारी बात करनी है तो इमरान खान साहब से कर लें। उनका जो मोहब्बत भरा रिश्ता है वो पुराना है उनके लिए। वो लॉन्ग मार्च लेके भी, मैं वो क्या जगह का नाम है, डेरा इस्माइल खान से आगे, मैं वहाँ तक उनके साथ भी गया था वज़ीरिस्तान में जब ये दाखिल होना चाह रहे थे। तो इनकी जो टाइज़ हैं तालिबान के साथ वो अपनी जगह के ऊपर हैं। और फिर जो यहाँ पर रिपोर्ट्स थी कि ये 1500 के करीब जो लोग हैं, वो जो मुसल्ला हैं, वो जिन्होंने घेर लिया था ये ब्लू एरिया में बुशरा बीबी और इनकी अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी को, और जो हमलावर हुए थे वो कौन लोग थे? तो अफ़गानी थे वो सारे के सारे। और फिर जाहिर है कि ये अब इन्वेस्टिगेट होगी, चीज़ें तो आएंगी सामने। तो इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे थे, रियासत को डराने की कोशिश कर रहे थे, और रियासत भी जरा एहतियात से काम ले रही थी कि पता नहीं इस पटारी के अंदर, यानी आपने बुनियादी बात ये की कि जाका की सारी, यानी वो अब खेल खुल गया। अच्छा, उतर गया। अच्छा, मैं अब वो पहले वाली बारें, पहले वाली मौजें नहीं रहेंगी। अच्छा, मैं एक और एंगल से आता हूं, होशमंद है। मैं एक और एंगल, जामी साहब, मैं, और मुझे लगता है कि बेग साहब और मैं एक शो में बैठे थे तो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि शायद इस बात पे हमारा दोनों का इत्तेफाक भी था। जामी साहब, एक जनरल एंगर है, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रो इमरान शायद नहीं है जितना एंटी ये जो हमारी दो पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग तंग हैं। एक एंगर मौजूद है, और उस एंगर जो है उसको एक ये मेरी थ्योरी है, ये गलत हो सकती है, और मैं बेग साहब भी मुझे शायद करेंगे, इसमें बेल आउट करेंगे कि यार ये प्रो इमरान कम थे, एंटी ये। तो एक एंगर को कैसे एड्रेस करें? क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो वतन अजीज़ तो क्या किसी दूर दराज मुल्क के चौक में भी घर से बाहर निकल नहीं सकते, जो ये इसको ये कैश करवा रहे हैं। और इसका कोई हल है कि हम कैसे जोड़ें लोगों को अपने साथ और रियासत के साथ? जी जामी साहब। ऐसा बड़ा ही दिलचस्प नुक्ता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते मैं तो ये कह सकता हूँ कि यस, एंगर है, और बिल्कुल है। उस एंगर को आप राइटली रॉन्गली एक्सप्लॉइट किया, पीटीआई ने ये अपने साथ अटैच किया, ये एक अलग डिबेट है, बट उसके ऊपर बैंक ऑन जरूर किया, और यही उनकी एक मेन की टू सक्सेस है। उस एंगर की बुनियादी वजह जो इन दो जमातों का जो ऑप्टिक्स हैं, वो अगर आप सिर्फ हल्के हल्के देखना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो लिबरल डेमोक्रेसी और जो सेटअप था डेमोक्रेसी, उससे लोग मुतनफर हो रहे हैं। चाहे आप ट्रंप की वेव देख लें, हंगरी में भी देख लें जो कुछ हुआ, या समहाउ इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो मोर और लेस काफी सिमिलरिटीज हैं। वो जो ऑप्टिक्स जिनका मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि
बिलफर्ज स्मॉग है और लाहौर के शहरियों का इंडेक्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, सांस लेना मुहाल है, कारोबार बंद है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो बैरून मुल्क थे। कोई और मौका भी आए तो हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए मरी पहुंचे हुए। इसके पैरेलल जो इमरान खान साहब का अपना जाती तर्ज जिंदगी या जाती जो ऑप्टिक्स थे, दुरुस्त थे या गलत थे, वो पब्लिक को अपीलिंग लगते थे। फॉर इंस्टेंस ये जेल नहीं काट सकता, वो काट ली। फॉर इंस्टेंस ये डील करके बाहर चला जाएगा, नहीं गया। फॉर इंस्टेंस ये हार मान लेगा, नहीं किया। हालांकि माजी में हमारे हुक्मरान जब भी इक़्तिदार से निकलते थे, खामोशी से किसी न किसी दोस्त मुल्क की वजह से या किसी और रीजन की वजह से बाहर जाते थे, फिर दोबारा मेहनत मुशक्कत करके वापस आ जाते थे। और फिर आप हालिया इलेक्शन में देख लें, हालिया इलेक्शन में जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, अदर देन बिलावल, आई डिड नॉट सी देम वोकल एंड अट्रैक्टिंग द मैसेज एट लार्ज। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मेरे मुल्क की दो पुरानी और कदीम तरीन सियासी जमातों को इस बात का एहसास नहीं है कि 65% इस मुल्क का जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मबनी है। इन्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि रजिस्टर्ड वोटर्स में से मेजॉरिटी जो है ऑलमोस्ट 70% वो 18 से 45 बरस की उम्र रखती है, जिन्हें 99 की मोटरवे या धमाके याद नहीं है, और जिन्हें ये नहीं मालूम हो पा रहा कि ये अब जो कौम है, ये अगर आपने कोई खिदमत की है इनकी, लेट से कॉरिडोर बनाया या कोई मेट्रो बनाई या मोटरवे बनाई, तो ये आप ये समझते हैं कि ये कोई एहसान नहीं किया, हक किया, आपने हक अदा किया है। तो वो लेंस या वो ऑप्टिक्स जो यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इनकी ओढ़ने बिछोड़ने, बॉडी लैंग्वेज या सियासी बयानिए से यकसर मिसिंग है, जिसकी वजह से वो एंगर। जामी साहब, ये तो बात ठीक है ना आपकी। एक ब्रेक है, ये गुफ्तगू जारी है, हम इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब, मैं एक और नुक्ते की तरफ आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस्लामाबाद में हैं। ये फरमाइए कि पहले यही पीटीआई कहती थी कि जी हमें बाहर से मुदाखलत करके जो है निकाला गया, गलत या सही। अब ये एक और बयानिया है, और जो हमारे एक और मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, हमें कांग्रेस क्या कहती है, फलां क्या कहती है। डू यू थिंक दैट we take pressure from them and we make our decisions if they pressurize us, या हम, और जो जिसका मैं असूली तौर पर मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से कि नहीं, हमें खुद अपने डिसीजन करने चाहिए, बट डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी और ये जो एक मुगालता है, ये कुछ सच्चाई के करीब है, ये दूर है? बेग साहब देखें, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन काजी साहब, कोई भी मुल्क किसी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। आप गपशप में तो किसी का कह सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर्स ना मानता है, ना कोई ऑर्डर दे सकता है किसी सीट पे बैठ के किसी और मुल्क में। अब आ जाते हैं बात जो आपने कहा जी एंगर है। मैं आपको जावी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जब इमरान खान उन्हें 4 साल रहा, तो यही पंजाब था, यही पार्टी थी नून लीग जो सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, और उसकी होप में पीटीआई के लोग सिर्फ इस उम्मीद पे पीटीआई के एमएनए छोड़ना चाहते थे, सिटिंग एमएनए, कि नून लीग उनको टिकट दे दे। ऐसा ही था, या मैं कोई गलत बात? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये क्या केमिकल चेंज आई? सुन ले। अब जो पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में उसका 3rd टेन्योर है, 5-5 साल का, उनको इंडिया के लोग वीजा वोट देते हैं सर। उनको पाकिस्तानी ने वोट दिया ना सिंध में इमरान खान का जोर क्यों नहीं चला? सिंध में कितनी की धांधली कर ली होगी पूरे सिंध में, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बना था, आप सबको पता है, अगर आरटीएस बंद ना होता, मैं उसका एनी शाहिद हूं, अगर टेलीफोन टावर ना बंद होते तो ये भाई साहब कभी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। अब इसको वही बहारें याद आ रही हैं, उसमें राइट और रॉन्ग इसने बहुत, और इसके जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया। ये स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाके आर्मी के खिलाफ बोलता रहा, और ये जो एंगर आपको नजर आ रहा है, ये सारा फेक है, ये प्रोपेगेंडे की बेस के ऊपर है। ये सोशल मीडिया पे जो ये चला रहे हैं बाहर से बैठ के। और रहेगी बात कि आप अगर ये समझते हैं कि जी वो वाहिद लीडर और बहुत पॉपुलर है, भाई अभी चेक कर ले कितना वोट मिला उसको, और उसका फैन फॉलोइंग, उस पे कोई, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेग साहब आखिरी सवाल आप मेरे तीनों दोस्तों से। बेग साहब पहले आप ये कहिए, फिर यार एंगर तो जो आम आदमी का है वो रोजगार का है,
वो 50,000 लोग रोज पासपोर्ट जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। बेग साहब पहले आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जितना प्रोपेगेंडा पीटीआई ने इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया, वो नेचुरली ये जो बलूचिस्तान में है या तरीके तालिबान या जो वजीरिस्तान में हो रहा है, एक आज़ादी मांग रहा है, एक नफाज शरीयत चाहता है, इमरान खान हकीकी आज़ादी चाहता है। तो ये अच्छा, मैं यही बात आगे लेके चलता हूँ। इमरान शफकत साहब, वही इंसान जान सकता है जिसने कभी हिजरत काटी हो या किसी मुल्क में रहा हो कि मुल्क क्या होता है और आपके जो भी बुरे हालात हैं। आप मानते हैं जो जामी साहब ने पॉइंट बनाया और इस बात की एक जुज़वी तौर पर इन्होंने भी तस्दीक की कि एक एंगर है, किसके खिलाफ है, इस पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो निज़ाम के खिलाफ है अपने रोज। आप समझते हैं कि एंगर है आप समझते हैं यूथ में? सर बिल्कुल है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान की रियासत पिछले 75 साल से अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं ठीक कर पाई। अब उसका ऑब्जेक्ट जो है वो आप और मैं है ही नहीं, पाकिस्तान की कौम है ही नहीं। तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के मसाइल अलहदा से हैं और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल अलहदा से हैं। यहाँ पर तो 75 साल से रूलिंग एलीट आपस में लड़ रही है। तो जब और ये एंगर आप ये देखें कि हर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में जो होता है वो पॉपुलर होता है। क्यों? इसलिए होता है कि वो अवाम की बात कर रहा होता है उस वक्त। और जो हर जामी साहब वन लास्ट थिंग, इसका मतलब ये है कि इस निज़ाम से, इस इशराफियत से बेजार हैं लोग। उसको कोई कैश करा लेता है, कोई झूठा, जिसे हम लियोन ट्रॉट्स्की ने उसको कहा था कि झूठा नबी है ये गांधी उसको किसी को कोई बना लेता है। तो ये काम अगर अपना ठीक कर लें तो ये मसले वो हल करने की जोगे कोई नहीं है। और बस आप बाय करते हैं मेरे दोनों दोस्तों और दोनों मोअज़्ज़िज़ दोस्तों की बात को? बिल्कुल ठीक तवज्जो दिला रहे हैं मेरे साथी कराम। बेजार नहीं बल्कि बेहद बेजार हैं और बेजारी उनकी रवैयों से झलक रही है। बेजारी आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाएं, माइक आगे करके पूछ लें, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन दी है, पूछ लें कितनी बेजारी है और बेजारी की वजूहात भी वो बयान करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि जो रूलिंग जो एलीट है उनके ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। बस तो फिर जामी साहब, जो शफकत साहब ने, इमरान शफकत भाई ने बात की, बेग साहब ने बात की, आपकी, और लोगों को रोजगार दो यार, लोगों के मसाइल हल करो। जब तक तो मसाइल हल नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें तो निकल। बहरहाल ये हमने आज कोशिश की इस मुल्क के यानी बहरान को समझने की, अल्लाह में से निकलने की तौफीक अता फरमाए। आज था हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, अगले मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।